अगर हम बात करें कि एक पर्सन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है तो यहां हम रेफर कर रहे होते हैं उस पर्सन के टोटल रिप्रोडक्टिव वेलबींग की। तो मेजर 3 प्रॉब्लम्स की बात आपकी एनसीईआरटी में की गई है, दैट इज ओवर पॉपुलेशन, चाइल्ड मैरिज एंड मदर हेल्थ केयर। डियर स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि इंडिया वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है भारत में, 1.4 बिलियन से भी ज्यादा की जनसंख्या है हमारी। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं विशाल अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट सेशन में। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सभी की सेहत बहुत अच्छी होगी और प्रिपरेशन चल रही होगी जबरदस्त। तो आपकी प्रिपरेशन को ही अगेन एक बूस्ट अप देने के लिए आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यूं तो ये चैप्टर साइज में काफी छोटा लगता है, लेकिन अगर हम इसकी वेटेज की बात करें तो नीट के एग्जामिनेशन में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, जो कि इसके रिलेवेंस को काफी बढ़ा देते हैं। तो आइए इस पॉडकास्ट सेशन के थ्रू नीट के पर्सपेक्टिव से रिवाइज करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो डियर स्टूडेंट, जो टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर में आ रहे हैं वहां आपकी एनसीईआरटी ने जनरल इंट्रोडक्शन के साथ साथ में यहां पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम और स्ट्रेटेजीज की बात करी है। फर्दर आगे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और बर्थ कंट्रोल की बात की गई है। इससे आगे एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और एसटीआई यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंफेक्शन के साथ साथ अल्टीमेटली एंड में इनफर्टिलिटी को डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ हम उन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो कि इनफर्टिलिटी के लिए एक सॉल्यूशन के रूप में यूज की जा सकती हैं। तो आइए इन सभी टॉपिक को वन बाय वन कवर करते हैं। तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो डेफिनेशन दी गई है WHO के द्वारा, वो हमारी हेल्थ की ही डेफिनेशन से काफी हद तक मिलती जुलती है। तो यानी कि अगर एक पर्सन रिप्रोडक्टिव हेल्दी है तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मल फंक्शन करने चाहिए, साथ ही साथ वो पर्सन मेंटली, बिहेवियरली और सोशली नॉर्मल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि यस, ये पर्सन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। फर्दर आगे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड सोसाइटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो ऐसे में देश के ऊपर में, रिसोर्सेज के ऊपर में एक एक्स्ट्रा बर्डन है ओवर पॉपुलेशन, और इसे कंट्रोल में रखना जरूरी है। साथ ही साथ जब चाइल्ड मैरिज की बात आती है तो कम उम्र में बच्चों का विवाह सोसाइटी के ऊपर में एक नेगेटिव सेंटीमेंट देता है और इसे भी सॉल्व करने की जरूरत है। और आखिरी में मदर हेल्थ केयर पर भी ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी होता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटजीज के रूप में अगर हम बात करें तो भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिन्होंने आजादी के साथ ही बहुत जल्दी ही इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। 1951 में फैमिली प्लानिंग भारत ने शुरू कर दी थी ताकि सोसाइटी के अंदर में एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गोल के रूप में अचीव किया जा सके। इसके लिए विभिन्न प्रोग्राम्स चलाए गए। ऐसे में ही रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम भी आता है, जिसका मोटिव ही यही है कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए रिगार्डिंग सेक्सुअल ऑर्गन, एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन, साथ साथ आप कह लीजिए एडोलसेंस और सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जब हम ये प्रॉपर अवेयरनेस पहुंचा पाते हैं तभी जाकर हम कह सकते हैं कि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बन पाएगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इस गोल को अचीव करना चाहते हैं तो इन स्ट्रेटजीज को किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें सबसे पहली बात आती है सेक्स एजुकेशन की। अगर हम जनता तक सेक्स एजुकेशन प्रॉपर तरीके से पहुंचाते हैं तो इससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ अचीव करना काफी आसान हो जाता है एट सोसाइटल लेवल। लेकिन केवल इतना ही नहीं, जो भी लोग मैरिजेबल एज के अंदर में पहुंच चुके हैं या मैरिड कपल्स हैं, उन तक बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस की और इसके साथ साथ मैटरनल हेल्थ केयर की भी इंफॉर्मेशन प्रॉपर पहुंचाना जरूरी है, जिससे कि पोस्टनेटल मदर केयर भी हो सके। साथ साथ में ब्रेस्ट फीडिंग और इसकी इंपॉर्टेंस भी लोगों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है, जिससे कि जो चाइल्ड हैं उनको प्रॉपर हेल्थ भी मिल सके। फर्दर अगर हम प्रॉपर तरीके से इसे अप्लाई करने में सफल होते हैं तो
सेक्स रिलेटेड क्राइम्स भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। और इसको प्रॉपर तरीके से आप कह लीजिए सक्सेसफुल बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी हद तक जरूरी है, और लोगों तक जनरल अवेयरनेस पहुंचाने के लिए आप कह लीजिए उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स भी होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो इन स्ट्रेटेजीज को यूज करते हुए हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, जिनके तहत हम फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं या फिर RCH की हम बात कर रहे हैं, उनके गोल्स को अचीव किया जा सकता है और इनके पॉजिटिव परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। इससे आगे बढ़ते हुए आपके NCERT में एक टर्म भी आती है एमनियोसेंटेसिस, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल एमनियोसेंटेसिस वो टेक्निक है जिसके माध्यम से फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा सकता है और इसी के साथ साथ उन जेनेटिक डिसऑर्डर्स का भी पता लगाया जा सकता है जो कि फीटस के अंदर में मौजूद हैं। ऐसी कुछ डिजीज जैसे हम बात करते हैं, डाउन सिंड्रोम है, इसके अलावा हीमोफीलिया है, अगर हम इनका पता लगाना चाहते हैं तो एमनियोटिक फ्लूइड से सेल्स एक्सट्रैक्ट करके उनके क्रोमोसोमल पैटर्न को हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमें इस चीज का आइडिया लग जाता है कि कहीं फीटस के अंदर में इस तरह की कोई डिजीज तो नहीं है। लेकिन एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज भी हुआ है और ऐसे में फीमेल फीटिसाइड इसके कारण से काफी बढ़ गए हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर अब एमनियोसेंटेसिस के थ्रू चाइल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन को लीगली बैन कर दिया गया है और अब ऐसा करना एक लीगल ऑफेंस है। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की। डियर स्टूडेंट, जब देश आजाद हुआ था उस वक्त भारत की पॉपुलेशन 350 मिलियन थी, लेकिन 2011 के सेंसस के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.2 बिलियन हो चुकी थी और अब अगर हम बात करें तो 1.4 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तरफ में है, तो यहां पर फर्टिलिटी रेट का काफी क्रूशियल रोल रहता है। अगर एक पॉपुलेशन में फर्टिलिटी रेट 2 के आसपास में रहती है या फिर कह लीजिए कि 2.1 के आसपास में रहती है तो वो पॉपुलेशन स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशन कहलाती है और इस रेट को अचीव करने में काफी कारगर रहा है RCH प्रोग्राम। यस स्टूडेंट, हम दो हमारे दो जैसे स्लोगन से काफी हद तक इस चीज को मोटिवेशन मिली कि जो भी इस तरह से पेरेंट्स हैं वे केवल 2 ही ऑफस्प्रिंग को जन्म दे, और अर्बन एरिया में तो ये और भी घटकर 1 चाइल्ड तक ही आ गई है। तो इससे भी आप कह लीजिए कि प्रॉपर पॉपुलेशन को स्टेबलाइजेशन करने में मदद मिली है। और इसमें गवर्नमेंट का भी हम काफी इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि मैरिज के लिए जो एज है वो भी यहां पर बढ़ाकर 21 ईयर्स कर दी गई है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने में मदद मिली है। फर्दर अगर हम बात करते हैं आगे बर्थ कंट्रोल्स की, तो डियर स्टूडेंट, बर्थ कंट्रोल से हम जो वर्ड यहां पर डिराइव कर रहे हैं दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन। दरअसल कॉन्ट्रासेप्शन उन प्रिवेंटिव मेथड्स और डिवाइसेस के बारे में बात कर रहा है जिसके थ्रू हम ऑफस्प्रिंग के संख्या को लिमिटेड रखते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं तो ये वो डिवाइसेस होते हैं जो कि बर्थ को कंट्रोल करते हैं, यानी कि और बेसिकली हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। अगर हम एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में बात करें तो ये इजी टू यूज होना चाहिए, आप कह लीजिए अफेक्टिव काफी होना चाहिए और आप कह लीजिए कि यूजर फ्रेंडली भी होना चाहिए। तो अब हम जब इन डिवाइसेस के बारे में डिटेल में बात करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो इसे मेजर तौर पर हम 2 कैटेगरीज के अंदर में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है टेम्पररी और दूसरी है परमानेंट। टेम्पररी जो कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती हैं ये दरअसल स्पर्म की ओवम से फर्टिलाइजेशन होने से रोकते हैं। तो ऐसे में सबसे पहला जो हमारा मेथड आता है दैट इज नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, और इनमें भी सबसे पहला जो हम डिवाइस मेथड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। डियर स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं एक वुमेन की मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में तो 14th डे पर ओवुलेशन होता है। तो ऐसे में अगर 14th डे के आसपास में इंटरकोर्स को टाला जाए तो ऐसे में फर्टिलाइजेशन होने की चांसेस को रिड्यूस किया जा सकता है। यानी अगर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल की हम बात करें 10th to 17 डेज का जो टाइम पीरियड रहता है इसे फर्टिलिटी पीरियड कहा जाता है। तो अगर बर्थ कंट्रोल के रूप में इस मेथड को यूज किया जाना है तो 10 to 17 डेज के टाइम पीरियड के अंदर में इंटरकोर्स या कॉइटस नहीं होना चाहिए।
अगला मेथड जो यूज में लिया जाता है दैट इज कोइटस इंटरप्टस, यानी कि यह प्रोसेस है विथड्रॉल प्रोसेस। इसमें क्या किया जाता है कि स्पर्म को ओवम तक पहुंचने से रोकने के लिए इजैक्यूलेशन से पहले ही मेल ऑर्गन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से विड्रॉ कर लिया जाता है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन होने के चांस को रिड्यूस किया जाता है। हालांकि यहां पर इस मेथड की इफेक्टिव होने की अगर हम बात करें तो इसकी इफेक्टिवनेस उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो लुब्रिकेंट इजैक्यूलेशन से पहले भी रिलीज होते हैं उनमें भी स्पर्म के पाए जाने के चांसेस होते हैं। तीसरा मेथड है लैक्टेशन एमेनोरिया मेथड। यह दरअसल उस टाइम पीरियड की बात करी जा रही है जहां पर पोस्ट पार्चुरेशन एक फीमेल में जब लैक्टेशन पीरियड चल रहा होता है, उस टाइम पीरियड पर ना तो फीमेल के अंदर में मेंस्ट्रुएशन साइकिल की रिज्यूम होती है और ना ही उस टाइम पीरियड पर ओवुलेशन होता है। तो ये टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो पोस्ट पार्चुरेशन लगभग 6 मंथ का समय ऐसा होता है जिस दौरान ना तो फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिज्यूम होती है और ना ही उस दौरान ओवुलेशन होता है। तो ये टाइम पीरियड भी आप कह सकते हैं एज अ सेफ पीरियड है एज फार एज बर्थ कंट्रोल इज कंसर्न्ड। अगला टेम्परेरी मेथड यहां पर आता है डियर स्टूडेंट बैरियर मेथड। यह मेथड भी दरअसल एक फिजिकल बैरियर के रूप में एक्ट करते हुए स्पर्म को ओवम से फर्टिलाइज करने से रोकता है। तो इसमें हम यहां पर डिस्कस करते हैं मेल के लिए कॉन्डम्स का और फीमेल्स के लिए फेमिडॉम्स का। ये भी वो फिजिकल बैरियर्स हैं जो कि फर्टिलाइजेशन को इंटरप्ट करते हैं। इसके अलावा डायफ्राम्स, सर्वाइकल कप्स और वॉल्ट्स भी हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट करके फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। बैरियर मेथड को यूज करने का एक और भी पॉजिटिव पक्ष है कि जो एसटीआईज होती हैं यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस होती हैं उनको भी यहां पर टाला जा सकता है। अगला टेम्परेरी मेथड है केमिकल मेथड, जहां पर कुछ केमिकल्स को यूज करके अल्टीमेटली या तो स्पर्म्स की डेथ करा दी जाती है या फिर हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन को अल्टीमेटली प्रिवेंट किया जा सकता है। यहां पर अगर हम बात करें तो खासकर उन केमिकल्स का यहां पर एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है जिनके अंदर में लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है, क्योंकि ये स्पर्म के ग्रोथ को नहीं होने देते बल्कि आप कह लीजिए कि ये स्पर्मिसाइडल नेचर के होते हैं। इसके अलावा नोनॉक्सिनोल के टैबलेट्स भी होते हैं, ये भी स्पर्मिसाइडल नेचर के होते हैं, तो इनको भी यूज किया जा सकता है एज फार एज केमिकल मेथड इज कंसर्न्ड। अगला टेम्परेरी मेथड जो है दैट इज IUCD यानी इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये डियर स्टूडेंट काफी एक्सटेंसिवली यूज भी किया जाता है। इसके अंतर्गत इस तरह के प्लास्टिक के या मेटल के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फीमेल वजाइना में या उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डॉक्टर द्वारा इंसर्ट किए जाते हैं और ये अल्टीमेटली या तो स्पर्म के ओवम से फर्टिलाइजेशन को रोक रहे होते हैं या फिर आप कह लीजिए कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को स्पर्म के लिए काफी हद तक अनफेवरेबल बना देते हैं। इसमें सबसे पहली जो IUCD का जिक्र आया है दैट इज नॉन मेडिकेटेड IUCD। ये दरअसल वे IUCD होती हैं जो कि फैगोसाइटोसिस करती हैं स्पर्म का। जैसे हमने बात करी थी कि बहुत सारी ऐसी भी हैं जो स्पर्म को ही किल कर दें, स्पर्म की ही ग्रोथ को वहां पर सप्रेस कर दें। तो ये जो नॉन मेडिकेटेड IUCDs हैं ये दरअसल फैगोसाइटोसिस को प्रमोट करती हैं स्पर्म्स के, ताकि स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाए और फर्टिलाइजेशन होने की संभावना कम हो जाए। ऐसे ही एक और IUCD के बारे में अगर हम बात करें तो बात आती है यहां पर हार्मोनल IUCDs की, क्योंकि यहां पर जैसे आप नाम में देख पा रहे हैं हार्मोन्स का यहां पर रोल है। ये अल्टीमेटली क्या करते हैं कि अगर इन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में इंसर्ट कर दिया जाता है तो ये स्पर्म के लिए अनसूटेबल बना देता है। इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो प्रोजेस्टासर्ट इसका एग्जांपल है, LNG-20 इसका एग्जांपल है। और अब इसके बाद हम फर्दर आगे अगर डिस्कशन करते हैं तो अगली जो IUCD यहां पर आती है दैट इज कॉपर रिलीजिंग IUCD। ये वे IUCD हैं जो कॉपर रिलीज करती हैं। अगर हम यहां बात करें कि कॉपर आखिरकार किस तरीके से फर्टिलाइजेशन को रोकता है तो डियर स्टूडेंट कॉपर दरअसल स्पर्म मोटिलिटी को रिड्यूस कर देता है। स्पर्म अगर प्रॉपर तरीके से मोटाइल नहीं हो पाते तो वे मूव करते हुए ओवम तक पहुंचने में भी सक्षम नहीं हो पाते। तो इस तरीके से ये यहां पर फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं। यूं तो ये IUCDs काफी कारगर, काफी इफेक्टिव मेथड हैं कंट्रासेप्शन के, लेकिन इनके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि अगर
जब इन्हें इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में, तो ऐसे में वहां पर भी आप कह लीजिए कि यूट्रस को ये परफोरेट कर सकता है, वहां पर ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन भी कॉज हो सकता है। ये एक डिसएडवांटेज के रूप में हम बात कर रहे हैं। अब आईयूसीडीज के बाद बात की गई है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की। डियर स्टूडेंट, ये पिल्स जो है दरअसल या तो कॉम्बिनेशन होते हैं प्रोजेस्टोजेंस और एस्ट्रोजन के, या फिर कई प्रोजेस्टोजेंस के। ठीक है, तो ऐसे में दो जो मेजर तरह के पिल्स हम यहां पर कवर कर रहे हैं, आपके एनसीईआरटी के अंदर में गिवन है। ये है यहां पर मिनी पिल्स। मिनी पिल्स जो हैं इनमें दरअसल केवल प्रोजेस्टोजेंस होते हैं, इनमें एस्ट्रोजेंस नहीं होते। और इसका एग्जाम्पल जो है ये है सहेली। और अगर हम कंबाइंड पिल्स की बात करते हैं तो इनके अंदर प्रोजेस्टोजेंस प्लस एस्ट्रोजेंस पाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है माला डी। सहेली के नाम से जिस मिनी पिल की हमने यहां पर बात करी है, यह दरअसल 1991 में सीडीआरआई लखनऊ के द्वारा ही बनाई गई एक पिल है, जो कि वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन स्टीरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। चूंकि हम ये बात जानते हैं कि इन पिल्स में जिनका यूज किया जा रहा है, दीज आर जनरली हॉर्मोन्स, या फिर आप कह लीजिए कि उन हॉर्मोन से ही मिलते जुलते मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ऐसे में इनका जो असर है ये ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन के ऊपर में होता है। यानी कि जब इस तरह की पिल्स ली जाती हैं तो ओवुलेशन होने के ऊपर में और इम्प्लांटेशन होने के ऊपर में एक प्रिवेंशन लगता है। लेकिन इन पिल्स की एक आप कह लीजिए डिसएडवांटेज भी है कि अगर किसी फीमेल में आप कह लीजिए कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, हाई आप कह लीजिए ब्लड प्रेशर की बात आती है, तो वहां पर इंट्रावैस्कुलर क्लॉटिंग होने के चांसेस को ये पिल्स जो है ये बढ़ा देती हैं। तो ऐसे में ये कंट्रासेप्टिव पिल्स ऐसे विमेन को नहीं देना चाहिए जिनके अंदर में इस तरह की कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे ही अगले मेथड के अंतर्गत हार्मोनल इंजेक्शंस या फिर सबक्यूटेनस इम्प्लांट्स को यूज किया जाता है। हार्मोनल इंजेक्शन भी दरअसल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे कि पिल्स कर रही होती हैं, क्योंकि इनमें भी हार्मोन्स होता है। और ये भी दरअसल जो ओवुलेशन है और या आप कह लीजिए कि इम्प्लांटेशन होने की जो स्थिति रहती है, जैसे यूट्रस की जो आप कह लीजिए कि हार्मोन्स के कारण से जो डेवलपमेंट होती है उसको एब्रप्ट करता है। और ये सारे ही अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन होने के साथ साथ इम्प्लांटेशन होने की बात को प्रिवेंट करते हैं। अब जब सबक्यूटेनस इम्प्लांट की हम बात करते हैं तो इसमें 5 से 6 लगभग मैच स्टिक के जैसे साइज की यहां पर इम्प्लांट जो है वो सबक्यूटेनस लेवल के ऊपर में इंसर्ट कर दिए जाते हैं। खास अगर हम बात करें तो जो आर्मपिट रीजन रहता है वहां पर इसे इंसर्ट किया जाता है और लगभग आप कह लीजिए कि 5 ईयर्स तक ग्रेजुअली धीरे धीरे इसका जो रिलीज है वो ब्लड सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता रहता है और ये अपने आप में सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन रिलीज करते हुए अल्टीमेटली कॉन्ट्रासेप्शन करता है। अब चूंकि हमने यहां पर टेम्परेरी जो भी मेथड्स है कॉन्ट्रासेप्शन के उनको हमने डिस्कस कर लिया है, तो सेकंड टाइप जो यहां पर आता है दैट इज परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मेल के लिए ये है वेसेक्टोमी और फीमेल के लिए है ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी की बात जब आती है तो यहां पर वास्ट डिफरेंस का कुछ रीजन या तो कट करके अलग कर दिया जाता है या फिर आप कह लीजिए कट करने के बाद में फोल्ड कर दिया जाता है। ऐसा ही ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब के साथ किया जाता है और ऐसा करने के पीछे रीजन यही है कि अल्टीमेटली स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन की संभावना को एकदम खत्म कर दिया जाए। लेकिन इस मेथड की आप कह लीजिए कि एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इसका रिवर्सल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर वास्ट डिफरेंस रीजन अगर कट हो जाता है, ठीक है, इस तरह से उनकी फोल्डिंग हो जाती है तो दोबारा से अटैच कराने में बहुत प्रॉब्लम है। तो ऐसे में रिवर्सल जो है इनकी बहुत मुश्किल होती है। अब डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की। डियर स्टूडेंट, जब कॉन्सेप्शन हो जाता है उसके बाद भी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जिनमें फीमेल के लिए यानी मदर के लिए या फिर चाइल्ड के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ सकती है। ऐसे में एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को 1971 के अंदर में गवर्नमेंट द्वारा लीगलाइज कर दिया गया था, लेकिन इसके मिसयूज को भी रोकने के लिए प्रॉपर प्रावधान है। ऐसे में अगर एमटीपी की बात आती है तो कॉन्सेप्शन के फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही एमटीपी को नॉर्मल और सेफ माना जाता है। ऑल्दो किन्हीं खास कंडीशन के अंदर में 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह से 20 वीक्स तक ये किया जा सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने टाइम पीरियड तक
एमटीपी सेफ है, तो इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही राइट आंसर होगा, यानी लगभग 12 वीक। अब डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की, यानी ये उस तरह के इन्फेक्शन है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकते हैं। इन्हें ही हम वेनरल डिजीज के नाम से भी जानते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन आरटीआई के नाम से भी जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कुछ मेजर तौर से जो यहां पर इन्फेक्शन से शामिल हैं उनको अगर हम वन बाय वन देखें तो सबसे पहला आता है साइफिलिस, जो कि स्प्रेड होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम से। दूसरा है गोनोरिया, जो कि स्प्रेड होता है पैथोजन निजेरिया गोनोरिया से। तीसरा है एड्स, जो कि स्प्रेड होता है HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से। जेनाइटल हर्ब्स स्प्रेड होते हैं सिंप्लेक्स हर्ब्स वायरस से। जेनाइटल वॉर्ड्स होते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। क्लेमाइडियासिस होते हैं क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस से। और ट्रिकोमोनियासिस होते हैं ट्रिकोमोनास वेजिनेलिस से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वे STIs हैं जो हमने कवर किए हैं। यस फ्रेंड, इन STIs के सिम्टम के तौर पर अगर हम देखें तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में ईचिंग या फिर आप कहिए जो इनकी प्रेजेंस से आप कह लीजिए कि पेन होना, ठीक है, और आप कह लीजिए कि लेशंस क्रिएट होना, इस तरह की कंडीशन पाई जा सकती है। अगर हम इनसे बचाव की बात करें तो डियर स्टूडेंट, इनमें प्रिवेंशन के तौर पर कॉइटस के दौरान कॉन्डम को यूज करना एक काफी कारगर मेथड है। फाइनली डियर स्टूडेंट, हम बात अगर यहां पर इनफर्टिलिटी करें तो इनफर्टिलिटी, फाइनली डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात यहां पर इनफर्टिलिटी की करें तो अनप्रोटेक्टेड कॉइटस होने के बावजूद अगर कंसीविंग नहीं हो पा रही है तो इसे हम शामिल करते हैं इनफर्टिलिटी में। इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए अगर आप कह लीजिए कुछ असिस्टेंस ली जाती है, कुछ टेक्निक की असिस्टेंस ली जाती है तो उन्हें हम ART कहते हैं, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब इनके अंतर्गत कई सारी टेक्निक्स आती हैं और इनसे सवाल भी काफी हद तक क्रिएट होते हैं, तो हर एक टेक्निक को आपको ध्यानपूर्वक समझना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले आते हैं यहां पर टेस्ट ट्यूब बेबी। इसे हम एक और प्रचलित नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। डियर स्टूडेंट, अगर किन्हीं मैरिड कपल में इस तरह की कंडीशन पाई जा रही है कि स्पर्म और ओवम इनका फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में इसे इन विट्रो कंडीशन के अंदर में करवाया जाता है और फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद फिर फीमेल की बॉडी में इंसर्ट करवा दिया जाता है ताकि वहां पर प्रॉपर ग्रोथ उसकी हो सके। ऐसे फर्टिलाइजेशन से जो एम्ब्रियो या जाइगोट प्रोड्यूस हुए हैं उनको दोबारा से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में तभी डालने पर कंसीविंग होगी अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कंप्लीटली इंप्लांटेशन और आप कह लीजिए कि फीटल ग्रोथ के लिए सूटेबल है। अगर ऐसा नहीं होता तो भी IVF होने पर पॉजिटिव परिणाम देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और ऐसे में किसी और ART का यहां पर यूज करना जरूरी हो जाएगा। हालांकि अगर फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही जाइगोट प्रोड्यूस हुआ तो जाइगोट को यहां पर फेलोपियन ट्यूब के अंदर में ट्रांसफर किया जाता है जिसे हम कहते हैं ZIFT, यानी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और अगर यहां पर कुछ समय क्लीवेज होने के बाद में अगर ट्रांसफर किया जाता है तो ऐसे में हमें यह बात ध्यान रखनी होगी कि अगर जो जाइगोट है वो क्लीवेज होने के बाद जब एम्ब्रियो बना तो वो कौन सी स्टेज तक पहुंच चुका है। अगर 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक रहता है तो हम इसे फेलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा की स्टेज हो गई होती है तो फिर इसे यूट्रस में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है और इसे कहा जाता है फिर IUT, यानी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अगली टेक्निक आती है GIFT, यानी कि गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। डियर स्टूडेंट, ये तब कारगर मेथड होती है अगर फीमेल या फिर मेल में जो गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो यहां पर प्रॉपर तरीके से पहुंच ही नहीं पा रहे हैं एक दूसरे के पास में। तो ऐसे में जो गैमेट्स हैं, मेल फीमेल के जो गैमेट्स हैं, इनको इन विट्रो फर्टिलाइज कराने के बाद ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में ट्रांसफर किया जाता है। अब अगले टेक्निक के बारे में हम बात करें तो यह है ICSI, यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म
इंजेक्शन। इस टेक्निक का यूज तब किया जाता है जब स्पर्म फर्टिलाइजेशन करने की स्थिति में ना हो विद ओवम। तो ऐसे में हम ये बात जानते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी जो जेनेटिक मटेरियल है स्पर्म का वो एंटर करके फीमेल की जेनेटिक मटेरियल के पास पहुंचता है और जाइगोट बनता है। तो यहां पर उसे फैसिलिटेट करने के लिए इंजेक्शन के माध्यम से ही सीधे ओवम के न्यूक्लियस के साथ में पहुंचा दिया जाता है। किसे? मेल न्यूक्लियस को यानी स्पर्म न्यूक्लियस को, ताकि वहां पर फर्टिलाइजेशन हो सके। और आखिरी टेक्निक यहां पर आती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिस स्थिति में मेल में स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा कम होता है और ऐसे में नॉर्मल इंटरकोर्स से फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, उस स्थिति में यह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है और फर्टिलाइजेशन कराकर अल्टीमेटली कंसीविंग कराई जाती है। तो डियर स्टूडेंट, आज इस सेशन में हमने 1 बाय 1 इन सभी टॉपिक्स को देखा है जो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उसको कवर कर रही है। तो आई होप आज का सेशन भी आपको कंप्लीट क्लैरिटी दिया होगा इस चैप्टर के बारे में। फर्दर आगे देखेंगे अपन और भी चैप्टर्स को 1 बाय 1 आने वाले पॉडकास्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। सी यू सून। थैंक यू।